Hello everyone, myself Sunil Yadav and you are watching me on CampSpace channel. First of all, I welcomes you all. आज मैं आपके लिए एक नए सिनेरियो को लेकर के आया हूँ। आज हम लोग नए तरीके से स्टडी करने वाले हैं। मैं आपके लिए थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लास लेकर आया हूँ। आज देखिएगा, क्लास 11th के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं बेटा जी, आज उनको कवर अप करेंगे। और आप लोग कमेंट करिएगा सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जा करके कि जो बोर्ड वाला मेथड है वो ज़्यादा सुटेबल लग रहा है आपको, या ये जो मेथड हमने आज अप्लाई किया है, स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग इससे पढ़ने की, ये वाला मेथड ज़्यादा सुटेबल है आपको। जो भी आपको ज़्यादा सुटेबल लगे प्लीज़ एक बार रिप्लाई ज़रूर करेंगे आप लोग, उस पर कमेंट करेंगे। तो देखिएगा, स्टार्ट करता हूँ मैं क्लास 11th के रिमेनिंग टॉपिक्स। कुछ एक टॉपिक्स रिमेनिंग है, वही हम कवर अप करेंगे। और चैप्टर फर्स्ट जो कि हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री डील कर रहे थे, वो सारा चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उस चैप्टर के। क्वेश्चंस हो सकता है मैम डिस्कस करें, लेकिन अभी के लिए हम टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं पहले, जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं। देखिएगा, रिमेनिंग टॉपिक्स क्या है। रिएक्शन इन सॉल्यूशन। क्या पढ़ना है बेटा जी हमें? रिएक्शन इन सॉल्यूशन पढ़ना है। अब रिएक्शन इन सॉल्यूशन का मतलब है उसके अंदर हमारा क्या क्या पार्ट आता है। देखिएगा, उसके अंदर हमें मास परसेंटेज पढ़ना है। सबसे पहली बात तो क्या पढ़ना है? मास परसेंटेज डील करेंगे हम लोग। सेकंड, मोल फ्रैक्शन की बातें करूंगा मैं आपसे। थर्ड इज मोलेलिटी की बातें करेंगे हम लोग, मोलेलिटी। फोर्थ वन इज मोलैरिटी, वी विल डिस्कस मोलैरिटी। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसी को कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा जरा, कंटिन्यू क्या करना है हमें। स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट टॉपिक से, जो कि हमारा क्या है? मास परसेंटेज है। फर्स्ट इज मास परसेंटेज, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कुछ ऐसा भी लिख देते हैं, मास और फिर ऐसे परसेंटेज लिखा होता है, तो ये भी यही मतलब है इसका भी। अब मास परसेंटेज देखो बेटा, वैसा ही परसेंटेज है जैसा कि आप मार्क्स का परसेंटेज निकालते हो। आपके नंबर आते हैं, जैसे 500 में से आपके 400 नंबर आ गए, सपोज दैट 5 आउट ऑफ 500 यू गोट 400 मार्क्स। उसका आपको बोल दीजिए परसेंटेज आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितने मार्क्स आपके आए हैं, 400 मार्क्स, यू गोट 400 मार्क्स, एंड तो आउट ऑफ टोटल हाउ मच, दैट इज 500। तो 400 डिवाइडेड बाई 500, और फॉर द परसेंटेज वी मल्टीप्लाई बाई 100। तो अगर मास परसेंटेज की बातें भी मैं करूं, तो इट इज डिफाइंड एज the mass of a component with respect to mass of the total solution, mass of the total solution, then multiplied by 100. So this is the statement, we can say this is the definition of mass percentage. That is, it is defined as the mass of a component with respect to the mass of the total solution multiplied by 100। यानी जो आप कंपोनेंट ले रहे हैं, जिस कंपोनेंट के बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं, उस कंपोनेंट का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, तो मास परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा आपसे। देखिएगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि जो हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग एक बात समझ लेते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है ना हमारे पास, सॉल्यूशन मतलब किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है। ये सॉल्यूशन का मतलब एक चैप्टर है, लिक्विड स्टेट जिसको हम लोग कहते हैं। सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर के बनता है, एक सॉल्यूट होता है और प्लस सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर के क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है हमारा। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन बन जाता है। सॉल्यूट को जनरली हम बी से या 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल बी या 2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। सॉल्वेंट को कैपिटल ए या 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है।
अब देखिएगा जरा, हम लोग समझते हैं मास परसेंटेज अगर हमें निकालना पड़े बेटा जी, मास परसेंटेज अगर निकालना है, मान लो ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है हमें, सॉल्यूट का मास परसेंटेज कितना है, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का जो भी मास हमारे पास गिवन होगा वो डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या कर देंगे, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से उसको डिवाइड कर देंगे। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों के मास, और मल्टीप्लाई किससे कर दूं मैं, यहाँ पर 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या बन जाएगा मेरा, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट आ गया। अब मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट भी निकालना हो अगर आपको, तो दो तरीके हो सकते हैं। अगर दो कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट ही है उसमें, तो एक तरीका तो ये है मास ऑफ सॉल्वेंट, एक तरीका तो ये है बेटा जी मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टोटल मास से आप डिवाइड कर दीजिएगा उसको और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिएगा। ये आपसे सिंपल जो जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया उसी फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर पाएंगे इसको इजीली। लेकिन कई बारी क्या होता है कि अगर दो कंपोनेंट, फॉर टू कंपोनेंट सिस्टम, अगर सॉल्यूशन में सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स हैं, तो क्या करते हैं बेटा जी, मास परसेंटेज ऑफ, सपोज दैट वी कैन से सेकंड कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट का मान लो हमने निकाल लिया, सेकंड कंपोनेंट का हमें निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है टोटल परसेंटेज हमेशा 100 होता है, तो 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट का मास परसेंटेज आप सब्ट्रैक्ट अगर कर देंगे 100 में से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड कंपोनेंट का आ जाएगा। जैसे आपने सॉल्यूट का मास कैलकुलेट कर लिया, सपोज दैट अगर सॉल्यूट का मास आपने कैलकुलेट कर लिया, तो उसके बाद आप सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, मास परसेंटेज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, टोटल परसेंटेज हमेशा हम 100 कंसिडर करते हैं, 100 माइनस सॉल्यूट का जो मास परसेंटेज आया था उसको 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकल के आ जाएगा आपके पास। अगर ये बाइनरी कंपोनेंट है, यानी दो कंपोनेंट वाला बाइनरी सॉल्यूशन है, तो की बात है। अगर टर्नरी यानी तीन वाला है, तो फिर आपको दो का कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक का निकालने के लिए आप उन दो के मास परसेंटेज को ऐड करके और 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो थर्ड का निकल जाएगा इजीली। तो ये आप मेथड अप्लाई कर सकते हैं बहुत इजीली, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी यहाँ पर आपको। क्लियर है आपको ये बात? अगर ये क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं, जरा देखो। अब मास परसेंटेज में क्या होता है बेटा जी, तीन बातें होती हैं। मास परसेंटेज में तीन बातें होती हैं। पहला क्या है, वेट बाय वेट, या इसी को मास बाय मास भी कह देते हैं हम लोग, या इसी को ही W/W शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, W/W परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज। इसका मतलब क्या होता है, देखो समझो। देखो बेटा, ये जो चीज़ें समझाने जा रहा हूँ अब मैं, इसको एक एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको चीज़ें। सपोज दैट आपको बोल दिया जाए 9% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इन वाटर, क्या ले लिया जाए, 9% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इन वाटर। इसका मतलब क्या है, अब बेटा 9% लिखा है ना, 9%, अब 9% देखो कैसे लिख दिया, 9% ऐसे लिखता है, देखो 9% ऐसे लिखना था हमें, जरा ये देखो, थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ मैं इसको, 9% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इन वाटर लिख दिया सपोज दैट। इसका मतलब क्या समझेंगे आप, 9% जो लिखा है, अगर मैं टोटल 100% मानता हूं किसी भी चीज को, तो 100 का 9% कितना होगा, 9 ग्राम, 9 हो जाएगा। अगर ग्राम में उसको कन्वर्ट कर लो, 9 ग्राम ऑफ H2SO4, 9 ग्राम H2SO4 किसमें डिजोल्व है, इज डिजोल्व इन रिमेनिंग कितना है, टोटल तो 100 है,
तो रिमेनिंग कितना है 91 ग्राम ऑफ वाटर। जब वेट बाय वेट की बातें होंगी तो 9 ग्राम आपने अगर H2SO4 ले लिया तो बाकी का रिमेनिंग 100 टोटल करना है, तो रिमेनिंग जो होगा वो पानी हो गया। यानी अगर इसको आपको क्रॉस चेक भी करना है तो मास परसेंटेज आप वापस कैलकुलेट करके देख लेना। इसका कैसे कैलकुलेट करोगे, 9 ग्राम में H2SO4 का मास ले लेता हूं, टोटल मास कितना हो जाएगा 9 + 91, भाई टोटल मास सॉल्यूशन का लेंगे आप और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, तो देखिएगा ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया और कितना आ गया वापस 9% आ जाता है। तो ये आप रीचेक करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। क्रॉस चेक आप कर सकते हैं कि आपने कहीं गलत तो नहीं सोच लिया, जो आपने सोचा वो कहीं गलत तो नहीं सोच लिया आपने, तो उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो आप। एक और होता है, एक और बात बताता हूं मैं आपको, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में V/V परसेंटेज लिख देते हैं। इसको भी मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। देखो वही एग्जांपल, सेम एग्जांपल ले लेता हूं मैं। 9% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इन वाटर। क्या ले लिया मैंने, 9% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इन वाटर ले लिया मैंने। अब इसका मतलब क्या है, 100 टोटल 100% है, तो अब वॉल्यूम में लेना है तो 9 ml ऑफ H2SO4 इज डिजोल्व्ड इन टोटल 100 था, बचा कितना 91 ml ऑफ वाटर। 91 ml ऑफ वाटर क्रॉस चेक करना है, मास परसेंटेज या वी कैन से, अब हम कह सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज यहाँ पर, क्योंकि वॉल्यूम की बातें हैं तो वॉल्यूम परसेंटेज बोल दीजिएगा। तो क्या करेंगे आप, 9 ml आपने वॉल्यूम ले लिया किसका, H2SO4 का, टोटल 100 ml किसका है, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, इंटू 100 कर दिया। ml से ml कैंसिल आउट हो जाता है, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाता है, वापस कितना आ गया 9% आंसर आ गया कि नहीं आ गया बोलो। अगर ये आपको क्लियरली समझ आ गई बातें तो फिर मैं एक थर्ड टाइप का मास परसेंटेज और बताने वाला हूँ आपको, देखिएगा जरा। अगर समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लेंगे एक बार दोबारा से। अब देखिएगा क्या करते हैं हम लोग, एक और मास परसेंटेज बताता हूं मैं। एक होता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको समझ लेना बहुत अच्छे से बेटा जी। देखो एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल ले लेता हूं वही मैं, 9% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इन वाटर। इन वाटर की जगह एक्वस सॉल्यूशन भी 9% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 लिखा हो तो भी पानी में ही है, मतलब एक्वस का मतलब पानी है। मैं आपको सिंप्लीफाइड तरीके से लिख करके दिखा रहा हूं यहां पर। अब देखिए इसको समझना कैसे बेटा जी, 9% वेट बाय वॉल्यूम को समझना, क्योंकि बाकी वाले तो सेम थे अभी तक, लेकिन जब भी आपने एक ग्लास पानी लिया, 100 ml पानी है, उसमें बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ, अगर आप उसमें 1 चम्मच चीनी डाल देते हैं या नमक डाल देते हैं तो उसको जब आप मिक्स करेंगे तो आप ऐसा नहीं दिखेगा आपको कि वो पानी बाहर आ जाएगा उसके अंदर से, क्योंकि एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, वहां तक कोई भी सॉल्वेंट क्या करता है अपने अंदर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को घोल सकता है। क्यों घोल सकता है, क्योंकि उस सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्वेंट जब इस तरीके से बना है, मान लो ये सॉल्वेंट है, ये पानी है, ये पानी के 2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। अब पानी के 2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए तो बीच का जो वैकेंट स्पेस है, ऐसा पानी का स्ट्रक्चर होता है, सपोज दैट कुछ ऐसा मान लो, तो बीच का जो वैकेंट स्पेस आपको दिख रहा है, इस वैकेंट स्पेस के अंदर क्या हो जाता है, वो जो सोल्यूट आप डिसोल्व कर रहे हैं वो वैकेंट स्पेस के अंदर जाकर के इंडल्ज हो जाता है, वहां जाकर के डिसोल्व हो जाता है। इसलिए अब इस चीज को समझने के लिए आप क्या समझेंगे, 9 ग्राम ऑफ H2SO4, W पहले लिखा है, वेट, ये वेट का मतलब वेट बाय वॉल्यूम का मतलब वेट, मतलब ये सोल्यूट जो है वेट मास में है और सोलवेंट वॉल्यूम दे रखा है, सोलवेंट का क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। यानी 9 ग्राम ऑफ H2SO4 is dissolved in 100 ml of water, क्योंकि पानी का जो वैकेंट स्पेसेस हैं उसके अंदर जाकर के क्या हो जाता है, वो डिसॉल्व हो जाता है।
यानी जब भी आप कोई सोल्यूट मिक्स करेंगे तो सैचुरेशन पॉइंट तक उसके अंदर कोई ऐसा ओवरफ्लो नहीं होगा आप सोल्यूट डिसोल्व करेंगे तो। अगर मास परसेंटेज निकालना चाहें हम यहाँ से तो कैसे निकलेगा, 9 ग्राम डिवाइडेड बाई 100 ml मल्टीप्लाइड बाई 100, तो कैंसिल हो गया ये, तो ये क्या आ गया 9% आंसर आ जाएगा। लेकिन ये क्या है, ग्राम पर ml में होता है क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम होता है ये, दिस इज वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। गोट इट और नॉट, अगर ये बात क्लियरली समझ आई है आपको तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा जी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लेना। और फिर भी समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखिएगा और समझने के बाद वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ताकि आपको बाद में दोबारा से पूरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, आपको इजीली दोबारा से रिवाइज करना हो तो आप देख सकते हो उसको। अब देखिएगा मैं आपको मोल फ्रैक्शन समझाता हूं जरा। सेकंड आ जाते हैं अब हम मोल फ्रैक्शन के ऊपर। फर्स्ट हमने पढ़ लिया मास परसेंटेज, अब हम मोल फ्रैक्शन की बातें कर लेते हैं जरा। मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक्स से तो रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहली बात तो। अब मोल फ्रैक्शन को समझने से पहले आप मोल को समझिएगा। सबसे पहले मोल क्या होता है, मोल जो होता है हमारा एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं मोल को हम लोग, एन, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया करते हैं हम लोग। अब स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है, मोल क्या होता है, गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस। उस सब्सटेंस का मोलिकुलर मास जो होगा उससे उसको डिवाइड कर दीजिएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल निकल के आ जाएगा। इसी को मोल कहते हैं हम लोग। अब मोल का फ्रैक्शन क्या होता है, अगर आप मोल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स एक ही बात ही होती है। अगर एन बी लिख दिया तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की बातें कर रहा है, तो डब्ल्यू बी से तो हम रिप्रेजेंट करेंगे सोल्यूट के मास को, गिवन मास को, और एम बी से हम रिप्रेजेंट कर देंगे उसके मोलिकुलर मास को। अगर एन ए दे रखा है आपको तो डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय एम ए होगा वो, दिस इज। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज दी, ऐसा लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स विद रेस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स के रेस्पेक्ट में। यानी अगर मैं x को रिप्रेजेंट करूं तो क्या होगा, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स से हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन। अब देखिएगा आगे समझाता हूं मैं इसको आपको। अगर मुझे क्या करना है, एक्स बी कैलकुलेट करना है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है, तो आप क्या करेंगे, एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी कर दीजिएगा। दो कंपोनेंट लेके चल रहा हूं, अगर आप और ज्यादा कंपोनेंट्स होंगे तो एन सी, ऐसे आप जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबके मोल्स से डिवाइड कर सकते हैं इसको ऐसे। अगर यहां से आपको एक्स ए निकालना है तो एक्स ए कैसे निकलेगा, एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, जितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो आप सब लिख सकते हैं।
यहाँ पर खास बात क्या है, देखो जरा नोट डाल करके बता रहा हूँ मैं आपको, नोट डाल के बता रहा हूँ यहाँ पर मैं, नोट डाल करके क्या बता रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन जो होता है ना, अगर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उस सॉल्यूशन के अंदर उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, हमेशा 1 के बराबर होता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे, समझ के रखेंगे बिल्कुल। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू और नॉट? अगर ये समझ आया है तो फिर मैं आगे चलता हूं, जो कि हमारा मोलेलिटी नया कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा क्या है? मोलेलिटी है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मोलेलिटी, जो कि स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले मोलेलिटी की डेफिनेशन बताता हूं मैं आपको। इट इज डिफाइंड एज द number of moles of solute dissolved per kg of solvent per kg of solvent याद रखना है, पर kg of solvent होता है इसके अंदर। यानी अगर मैं मोलेलिटी का फॉर्मूला बनाऊं स्मॉल m इज इक्वल्स टू, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसको डिवाइड किससे कर दूं? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी से उसको डिवाइड कर देता हूं। अब देखिए सारी वैल्यूज को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे लिखेंगे हम लोग? WB डिवाइडेड बाय MB, और उसको डिवाइड किससे करूंगा? WA से, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन, और इन केजी लिख देते हैं साथ में। इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो कैसा हो जाएगा? WB डिवाइडेड बाय MB इंटू WA इन केजी हो जाएगा। ठीक है, अब WA इन केजी हो जाएगा। जब केजी में है तो ये ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा ये। लेकिन अगर हम मास को ग्राम्स के अंदर ले लें तो WB डिवाइडेड बाय MB इंटू, अगर WA इन ग्राम होता है तो आप क्या करेंगे, इसमें ऊपर की साइड, ऊपर ऑन द न्यूमरेटर साइड आप 1000 से मल्टीप्लाई भी करेंगे यहाँ पर इसको। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू और नॉट? अगर ये सब बातें आपको क्लियर हो गई हैं तो फिर मैं एक बार यूनिट के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ जरा। यहाँ पर मोलेलिटी की यूनिट क्या होती है? मोलेलिटी की यूनिट होगी नंबर ऑफ मोल्स, यानी ये मोल्स की यूनिट मोल्स ही होती है, और डिवाइडेड बाय केजी, तो मोल्स पर केजी क्या होती है? मोल्स पर केजी इज द यूनिट ऑफ मोलेलिटी, और इन शॉर्ट फॉर्म कई बार उसको मोलल भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? मोलल। आई एम राइटिंग इट क्लियरली, मोलल कहा जाता है। देखिएगा क्या कहा जाता है? मोलल। मोलल कह दिया जाता है। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू और नॉट? अगर ये सब बातें क्लियर हो गई आपको तो फिर मैं डिस्कस करता हूं अब आगे। क्या एक और हमारा टर्म है, क्या टर्म है वो देखिएगा जरा, दैट इज मोलैरिटी। दैट इज मोलैरिटी। फोर्थ एंड द लास्ट वन इज मोलैरिटी। और मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहली बात उसकी डेफिनेशन की बातें करता हूं मैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स, it is defined as the number of moles of solute
dissolved per liter of solution, dissolved per liter of solution। अगर मैं फॉर्मूला बनाता हूं मोलैरिटी का, तो क्या बनता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को हम डिवाइड किससे कर दें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किससे डिवाइड कर दूं मैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स से डिवाइड कर देते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल से कैसे लिखूंगा, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी एंड देन डिवाइडेड बाय वी वॉल्यूम इन लीटर्स। इसको अगर सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो बेटा जी क्या बन जाएगा, डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू वी इन लीटर्स। अगर लीटर में है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर मिलीलीटर में होगा तो 1000 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। बहुत इजी सा फॉर्मूला बन जाएगा, 1000 अपॉन में वी इन ml वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू और नॉट? अगर ये बातें समझ आई आपको तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा जी। ये देखिएगा, ये क्लास 11th में भी है, क्लास 12th के अंदर भी यूज होंगी। नेक्स्ट बात मैं आपसे करता हूँ यूनिट के बारे में। यूनिट क्या होगी, यूनिट देखो यहां से बना लेंगे हम लोग। मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या है, मोल्स, और डिवाइड किससे क्या है, वॉल्यूम इन लीटर, यानी लीटर नीचे, तो मोल्स पर लीटर क्या हो गई, यूनिट हो जाती है। मोल्स पर लीटर इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। समटाइम इट इज ऑल्सो नोन एज इन शॉर्ट फॉर्म मोलर, MOLAR, दिस इज आर, मोलर। मोलैरिटी को मोलल कहते हैं, मोलैरिटी को मोलर कहते हैं। सो दीज आर दी 4 we can say concentration terms which you have to learn, remind and practice। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर नॉर्मेलिटी भी पढ़ा दीजिएगा, नॉर्मेलिटी नहीं होता है या होता नहीं है, क्या क्या होता है? तो बेटा जी क्या होता है, नॉर्मेलिटी का कोई यूज नहीं है क्लास 11th के अंदर। नॉर्मेलिटी का यूज आता है क्लास 12th में, और क्लास 12th में सॉल्यूशन पूरा चैप्टर दिया है, तो उस पूरे चैप्टर के अंदर सारी कॉन्सेंट्रेशन, और भी बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, जैसे पार्ट्स पर मिलियन है, स्ट्रेंथ है, और काफ़ी सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती हैं, तो उनको भी हम क्लास 12th में डील करते हैं, क्लास 12th में डिस्कस करते हैं, तो उनको मैं यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको पढ़ना है, नॉर्मेलिटी आप पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 12th का लेक्चर आप देख सकते हैं। नॉर्मेलिटी का मैंने वहाँ पर लेक्चर डाला है, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी दोनों कंबाइंड एक लेक्चर के अंदर आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर आप वहाँ पर जाकर के उसको देख सकते हैं बहुत ईजिली। क्लियर है आपको ये बात? अगर ये क्लियर हो गई ये बातें आपको, तो एक कंपैरिजन मैं आपको बताने वाला हूँ। अब क्या होता है, एक चीज बताने वाला हूं मैं आपको, टेम्परेचर डिपेंडेंस। या ऐसा लिख देता हूं इसको मैं, वेरिएशन ऑफ मोलैलिटी एंड मोलैरिटी विद टेम्परेचर। यानी मोलैरिटी और मोलैलिटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है, इस बात को समझेंगे हम लोग, इस बात को डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा बेटा जी, मोलैलिटी के अंदर आपने क्या देखा, मोलैलिटी की अगर मैं बातें करूं तो वहां पर आपने सॉल्वेंट का वेट देखा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपने ऐसा देखा था, WA इन kg, यहां पर ऐसा देखा था। अब हम लोग जानते हैं वेट जो होता है किसी भी चीज का, वेट क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। और जब ये टेम्परेचर पर वेरी नहीं करेगा टेम्परेचर के साथ, और सॉल्वेंट का भी मास ले रखा हमने, गिवन मास और मोलिकुलर मास, वो भी वेरी नहीं करते हैं टेम्परेचर के साथ,
तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी इज ए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फंक्शन है ये बेटा जी। दिस इज ए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फंक्शन, गोट इट और नॉट। अगर ये बात समझ आई है तो एक बार मोलैरिटी की बातें और करता हूं, जरा देखो। मोलैरिटी जो कि कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, वहां पर देखिएगा, आपको अगर याद है तो अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया है वॉल्यूम इन लीटर्स और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम एक ऐसी चीज होती है, वॉल्यूम एक ऐसी चीज होती है जो कि क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। वो टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे होती है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी कि एक्सपेंड करने लग जाती चीजें। और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज करना शुरू कर जाएंगी, वॉल्यूम विल ऑल्सो डिक्रीज। तो देखिएगा, अगर वॉल्यूम क्या होती है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो यहां पर देखिए इफेक्ट बता देता हूं, क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, मोलैरिटी के ऊपर, ऑन मोलैरिटी। देखिए बेटा, ये मैंने यहां पर लिख दिया है, अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, और वॉल्यूम इंक्रीज होगी, वॉल्यूम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोलैरिटी के, तो इसका मतलब मोलैरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। यहां से मोलैरिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी कि नहीं करेगी। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है और मोलैरिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैरिटी। यू कैन visualize it here, the effect of temperature on molarity. What is the effect of temperature, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया है। और इस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, इसीलिए हम लोग है ना कॉमर्शियल यूज या स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोलैलिटी को कंसीडर किया जाता है। दैट इज वाई मोलैलिटी इज कंसिडर्ड as a standard concentration term, स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म इसको यूज किया जाता है, इसको कहा जाता है बेटा जी। दिस इज नोन एज ए स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म, दिस इज said to be as a standard concentration term. Got it or not? अगर ये बात आपको क्लियरली समझ आई है तो ये था, देखिएगा, हमारे क्लास का आज का पूरा वीडियो, पूरा लेक्चर। अब हमारा क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर, जो कि सीरीज हमारी चल रही थी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की, वो एंड हो चुकी है, यानी ये लास्ट लेक्चर था उसका। इसके बाद हम लोग क्लास 11th के ही सबसे पहले तो एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पलर हैं या जो भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज हैं या जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस और किसी बुक से हमें लगेगा कि जो और किसी बुक से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस, नीट वगैरह के जो भी क्वेश्चंस, नीट के, जेई के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सब डिस्कस किए जाएंगे पहले। उसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या ऐसा भी हो सकता है आपको वीडियोस पैरेलल फॉर्म में भी मिल जाएंगी, यानी कि क्वेश्चंस की वीडियोस भी मिलते रहें और साथ साथ सेकंड चैप्टर की वीडियो भी स्टार्ट हो जाए। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा बेटा जी, बने रहिएगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं और आपको एक अच्छा स्टडी मटेरियल तैयार हो जाए, और साथ साथ आप अपने नोट्स बना सकते हैं इसको देख देख करके। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें रहेंगी ये, और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप लोग बने रहिएगा, जुड़े रहिए, साथ में बने रहिए और सारा काम अच्छे से करते रहिएगा, सारा काम अच्छे से करते रहिएगा और खुशियां फैलाते रहिएगा, ताकि जीवन में, आपकी जीवन में खुद से भी खुशियां रहें और सारा काम अच्छे से रहे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपका सिलेबस ना छूटे,
इसके लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुँचते रहे। तो तब तक के लिए आप अपने अपने घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिए और मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए और अच्छे से रहिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।